Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 3, Current Electricity, Part 7, Cells, EMF and Internal Resistance. सेल्स को समझने के लिए हम वाटर की एनालॉजी लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर ये वाटर सर्किट देख सकते हैं। हमारे पास एक पंप है, ये कनेक्टिंग पाइप्स है जिनके थ्रू वाटर फ्लो कर सकता है और यहाँ पर हमने एक टरबाइन लगा रखी है। तो टरबाइन क्या कर रहा है, एक्चुअली में हमें एक वर्क दे रहा है, मैकेनिकल वर्क। ठीक है, तो देखो पंप क्या करता है, पंप इनलेट से वाटर लेता है जो कि लोअर एनर्जी में और उनको पंप करता है टू हायर एनर्जी। ठीक है, जैसे आपके घर के अंदर जो पंप है वो क्या करता है, जो बहुत ही लो वेलोसिटी से, लो प्रेशर से जो पानी जा रहा है पाइप के अंदर, उस प्रेशर को वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है ताकि पानी आपकी छत पे चला जाए, टैंकी के अंदर। ठीक है, क्योंकि विदाउट पंप उस वाटर में उतनी एनर्जी नहीं है कि वो अपने आप ही टैंकी में चला जाए, तो हम पंप यूज करते हैं। ठीक है, बाय द वे मोटर की जगह हमें उसे क्या बोलना चाहिए, पंप। हम बस मोटर बोलते हैं। ओके, तो पंप क्या करता है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में कन्वर्ट करता है वाटर को। और वो एनर्जी हमें क्यों चाहिए, देखो यहाँ पर पानी आ रहा है। ठीक है, पानी के सपोज ऐसे बॉल्स बना देते हैं। अब ये बॉल्स क्या कर रहे हैं, इन बॉल्स के अंदर एनर्जी है, लेकिन वो यहाँ पर आके इन ब्लेड से टकराए, उनकी एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, इस टरबाइन के मोशन के अंदर, क्योंकि अब टरबाइन ऐसे घूमने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो रही है और वो कन्वर्ट हो रही है टरबाइन के मोशन के अंदर। तो देखिए बिल्कुल सेम चीज होती है इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर। इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर भी जैसे यहाँ पर वाटर कुछ वर्क कर रहा है ना, सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कुछ वर्क करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है करंट क्या होता है, करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे निकल रहे हैं, तो देखिए जैसे ही वो सेल से निकलता है ना, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एक एनर्जी है। ओके, मतलब एक पोटेंशियल है ना। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस बल्ब के थ्रू बाहर निकलेगा, जब ये बल्ब के थ्रू से निकला, अब इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होगी इस पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि इसने वर्क किया, ये अंदर जैसे टकराया आयंस वगैरह से, और ये उसके बाद ये हम एनालॉजी ले लेते हैं कि थक गया। ठीक है, और उसकी जो एनर्जी, जो चेंज आया एनर्जी के अंदर, जो एनर्जी उसकी कम हुई, वो कहाँ निकल गई, वो यहाँ बल्ब के थ्रू हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में निकल गई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थके हुए हैं ऐसा मानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इस टर्मिनल पे आया, तो बैटरी क्या करती है, या फिर उसे हम बोले सेल, ये क्या करता है, उस थके हुए इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज करता है हायर एनर्जी पर, है ना। कैसे, देखो हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसी होगी। ठीक है, तो अगर मैं नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर लेके जाऊं, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा ना, है ना। और वो वर्क किस में स्टोर होगा, वो वर्क स्टोर होगा इस नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, या फिर इसकी एनर्जी कितनी होगी इधर, वो होगी ये चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर QV। ठीक है, तो सेल हर चार्ज पे इतना वर्क कर रहा है, Q इंटू V, और ये वर्क मतलब कहाँ जा रहा है, डायरेक्टली इधर बल्ब के थ्रू। तो सेल ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो करंट को फ्लो करा सके, ठीक है, एक मीनिंगफुल वर्क के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पंप हम यूज कर रहे थे वाटर को लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे ले जाने के लिए, यहाँ पर हम सेल्स को यूज करते हैं लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे ले जाने के लिए। देखो दोनों ही जगह ना, देखो यहाँ पर पानी जितना पंप से बाहर निकल रहा है उतना ही अंदर आ रहा है। ठीक है, और उसी स्पीड से, क्योंकि अगर स्पीड डिफरेंट होती, अगर वाटर की इधर स्पीड इधर ज़्यादा होती और इधर कम होती, तो पानी यहाँ पर ज़्यादा हो जाता, यहाँ पर कम हो जाता, मतलब यहाँ पाइप फट सकता था। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, जितना वाटर का फ्लो रेट है, वॉल्यूम फ्लो रेट, वो सेम रहता है। फर्क क्या आता है, उसके अंदर एनर्जी में, या फिर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं उतनी ही पॉजिटिव टर्मिनल पर आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो रही है, और वो उसकी खपत, उसका कंजप्शन कहाँ हो रहा है, बल्ब के अंदर। ठीक है, तो ये एनर्जी सीधी यहाँ बल्ब के थ्रू बाहर निकलती है। ओके, तो देखो EMF क्या होता है, ये जो एबिलिटी है ना इन डिवाइसेस की, कि वो चार्ज को एक एनर्जी दे दें,
उन्हें बोला गया ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इनिशियली ऐसा बोला जाता था पहले, ठीक है, अभी इसको हम यूज़ नहीं करते, ये पुरानी टर्म है। लेकिन जो अर्ली साइंटिस्ट थे, अर्ली इलेक्ट्रिशियंस थे, वो नहीं जानते थे एग्जैक्टली पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट और जो अभी हम कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो उन्होंने बस ये बोला कि हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे किसी ने कुछ फोर्स लगाया, उनको एक है ना मूव करने पर मजबूर किया, तो इसलिए उसे बोला गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन हमें पता है ऐसा कुछ फोर्स नहीं होता, इधर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो वो है ना ईएमएफ बोलते थे कि बैटरी की कितनी एबिलिटी है, ठीक है। तो देखो, क्योंकि ये साइंटिस्ट यूज करते थे ईएमएफ, वो जो कन्वेंशन वो भी एकदम हम कह सकते हैं स्ट्रक हो गया इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी के साथ। तो अभी हम कभी भी बोलेंगे ना कि ईएमएफ 1.2 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस 1.2 वोल्ट है दो प्लेट्स के बीच में, ओके। तो ईएमएफ कुछ नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, बस उसको पहले बोला जाता था ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हमें पता है एक्चुअल में क्या होता है पोटेंशियल, ओके। तो देखो, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो ये चीज़ कर सकें, चार्जेस को मूव करने पर मजबूर कर सके। जैसे कि सेल है, दो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस है तो उनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, और मतलब उन पे एक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, और वो मूव करेंगे। लेकिन ये चीज़ तो कैपेसिटर भी यूज़ कर सकता है। भाई कैपेसिटर के अंदर क्या होता है? कैपेसिटर में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। तो इन दोनों को अगर मैं एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करूं तो करंट तो अभी भी फ्लो करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ से कुछ चार्ज क्यू इधर से जाकर इधर आएगा। लेकिन देखो होगा क्या, तो देखो यहाँ से चार्ज क्यू निकला, तो इसका मतलब क्या है कि इधर अब चार्ज कितना बच जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल पे? प्लस क्यू माइनस स्मॉल क्यू। और ये क्यू जब इधर जाएगा तो यहाँ पर नेट चार्ज कितना बचेगा? माइनस क्यू प्लस क्यू। तो नेगेटिव टर्मिनल पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कम होगा और पॉजिटिव पर पॉजिटिव कम होगा। मतलब क्या है कि थोड़ी देर बाद इन दोनों पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा? फाइनली 0 ठीक है। और पोटेंशियल जो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो सीधा किस पे डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच में चार्ज क्या है। इसका मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट नहीं है, या फिर V इज नॉट कांस्टेंट। क्योंकि V कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब I भी कांस्टेंट नहीं होगा, नॉन कांस्टेंट, ठीक है। पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है तो करंट कांस्टेंट नहीं है, और हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर एक कांस्टेंट करंट फ्लो करे, ठीक है। तो बैटरीज, हम बैटरीज क्यों यूज करते हैं? देखो, बैटरीज में दो एडवांटेजेस हैं। एक तो बैटरीज या सेल्स के अंदर, बैटरीज ले लेते हैं, बैटरीज या सेल के अंदर ये जो V है ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। दूसरा जो एडवांटेज है बैटरीज यूज करने का वो ये है कि कैपेसिटर्स है ना बहुत जल्दी अपना चार्ज है ना फ्लो करा देते हैं, मतलब बहुत जल्दी वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। लेकिन बैटरीज बहुत देर तक डिस्चार्ज नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि बैटरीज के अंदर एनर्जी स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है कंपेयर्ड टू कैपेसिटर्स, ओके। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ कि सेल्स और बैटरीज में क्या डिफरेंस है? सेल्स और बैटरीज में क्या डिफरेंस है? सेल एक सिंगल यूनिट होती है, वन यूनिट, और बैटरीज क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, टू और मोर सेल्स, ठीक है। तो बैटरीज का मतलब क्या है कि मतलब बहुत सारे सेल्स से बनकर जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम बैटरी बोलते हैं, और एक सिंगल यूनिट को हम सेल बोलते हैं। तो देखो, आपको पता होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें होता क्या है, हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है जिंक, ये है जिंक, और एक होता है कॉपर, ओके। और ये जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये बना होता है कॉपर सल्फेट का, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट है, इसका मतलब क्या है कि किस रूप के अंदर यहाँ पर है, यहाँ पर आयंस हैं कॉपर 2+ और सल्फेट 2-, ये आयंस पड़े हुए हैं अंदर, ठीक है। अगर मैं एक वायर से इन दोनों को कनेक्ट कर दूं, ठीक है, कुछ रेजिस्टेंस के साथ ऑब्वियसली,
तो देखो होगा क्या, जिंक कन्वर्ट होता है जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, ठीक है। तो यहां से होगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे आएंगे और जिंक बाहर निकल जाएगा, तो जिंक 2+ आ गया सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो जिंक 2+ जो है ये SO4 2- के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, ठीक है। तो ये SO4 और ये जिंक का काम हो गया, हमारे पास आ गया जिंक सल्फेट। अंदर बचा क्या, कॉपर 2+ और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस रेजिस्टर के थ्रू यहाँ फ्लो करेंगे, कॉपर में आएंगे। अब यहाँ कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, ठीक है, और यहाँ पर कॉपर 2+ है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या होगा, ये कॉपर 2+ जो आयन है वो जाकर इस इलेक्ट्रोड पर चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये है मैकेनिज्म इस बैटरी का और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, ठीक है। ये बन गया हमारा कॉपर। तो एक सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ऐसे चार्ज प्रोड्यूस होता है, ठीक है, या फिर हम बोले पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब देखो जब हम बात करते हैं ना ईएमएफ की, तो ईएमएफ का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, तो यहाँ पर कुछ V पोटेंशियल, V पॉजिटिव है, यहाँ V नेगेटिव, तो ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ होता है V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, ये होता है ईएमएफ, ओके। अब चलिए बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, अगर हमारे पास कोई बैटरी है, सपोज ये बैटरी का केसिंग है, ओके, एक टर्मिनल इधर है नेगेटिव टर्मिनल और एक टर्मिनल इधर है पॉजिटिव टर्मिनल, ओके। तो हम जो पोटेंशियल नापते हैं वो हम जो केसिंग है, केसिंग मतलब जो बॉडी है बैटरी की, हम उसके बाहर जो टर्मिनल है उसके अक्रॉस नापते हैं ना, तो हम पोटेंशियल नापते हैं इधर। सपोज ये है VA और ये है VB, तो पोटेंशियल जो हम नापते हैं, जो हम यूज कर रहे हैं सर्किट के अंदर, वो होता है VA माइनस VB, ठीक है। और EMF क्या होता है, EMF होता है जो एक्चुअल में टर्मिनल्स हैं, जैसे ये वाला टर्मिनल, जो अंदर जो है टर्मिनल्स, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके। तो देखिए VA माइनस VB EMF के इक्वल होगा, है ना, लेकिन ये होता है आइडियल केस के अंदर। आइडियल केस के अंदर ऐसा होता है। रियल केस के अंदर क्या होता है, रियल केस के अंदर यहां पर कुछ एक रेजिस्टेंस होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर स्मॉल r। क्योंकि यहां पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो जो पोटेंशियल हमारे पास है VA माइनस VB जो हम एक्सेस कर सकते हैं, वो बराबर नहीं होता EMF के, जो EMF ऑफ द बैटरी है। EMF मतलब ये 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो बराबर क्यों नहीं होते, क्योंकि भाई देखो अगर यहाँ से कुछ करंट फ्लो करेगा तो ये जो R है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या करेगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो यहाँ पर जो VA जो पोटेंशियल है ये इस पोटेंशियल से कम होगा। अगर मैं इसको V डैश बोलूँ तो VA विल बी लेस देन V डैश, है ना। और यही रीजन है कि VA माइनस VB विल बी लेस देन EMF, ओके। तो देखिए सपोज हमारे पास एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और इसको हमने कनेक्ट किया है एक बाहर रेजिस्टेंस के साथ जिसका रेजिस्टेंस है बड़ा R, और हम मानते हैं कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है। और ये हमारी केसिंग है, ये है बैटरी, ओके। सो जो रियल पोटेंशियल है बैटरी के बीच में वो कितना होगा, V विल बी इक्वल्स टू EMF E माइनस I इंटू R, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, क्योंकि देखो अगर मैं नाम दूं इधर, अगर मैं इसे बोलूं A, इसे बोलूं B और इसे बोलूं C, तो VA माइनस VC इज इक्वल्स टू E और VB माइनस VC ये है दिस करंट I इंटू R, ठीक है। अगर ऊपर वाली इक्वेशन में मैं सेकेंड इक्वेशन माइनस करूं तो VC कैंसिल आउट हो जाएगा, तो VA माइनस VB कितना बचेगा, ये बचेगा E माइनस IR।
तो जो एपरेंट पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के बीच में वो आता है इतना। तो अगर आपको कहीं भी बोला जाए ना कि बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो बस आपको ये करना है कि उस बैटरी के साथ वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दो बस। फिर जैसे आप सर्किट सॉल्व करते हो ना वैसे सर्किट सॉल्व करो, सब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास 5 बल्ब हैं जो इस अरेंजमेंट में लगे हुए हैं और हमारे पास एक बैटरी है जिसके बाहर लिखा हुआ है कि EMF इज इक्वल्स टू 2400 वोल्ट्स और इंटरनल रेजिस्टेंस है 50 ओम। ठीक है, क्वेश्चन है हमें बताना है कि कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम ग्लो कौन से बल्ब के अंदर होगा। तो हम इन सबको नाम दे देते हैं। ये बल्ब को हम बोलते हैं A, ये है B, ये है C, ये D और ये है E। तो पहले अब आप अपने आप कोशिश करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, बहुत ही ईजी है। तो देखो सबसे ज़्यादा बल्ब कौन ग्लो करेगा, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। और एनर्जी कंज्यूम कितनी आती है, किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर अगर हम एनर्जी कंज्यूम निकालें तो वो आती है करंट उसका स्क्वायर I स्क्वायर इंटू वो रेजिस्टेंस R। तो जिसके अंदर ये क्वांटिटी I स्क्वायर R सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा, है ना। मतलब जिसके अंदर पावर कंजप्शन सबसे ज़्यादा है वही सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। तो देखो ये क्वेश्चन करने के लिए हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि सारे बल्ब्स के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो IA कितना है, IB कितना है, IC कितना है, ID कितना है और IE कितना है। ओके, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें नेट करंट निकालना है कि इस बैटरी से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इन सारे रेजिस्टर्स को मिला के एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इन सब की जगह एक सिंप्लीफाइड सर्किट बनाते हैं। तो देखिए हमारे पास ऐसा कुछ सर्किट है। ओके, ये है 1000 ओम्स, ये है 500 ओम्स, ये है 1500 ओम्स, ये 100 ओम, ये 300 ओम और ये है 50 ओम। सबसे पहली बात A और B, ये A था और ये B है ना। A और B किस में, सीरीज में, क्योंकि जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा वो यहीं करेगा और वो यहीं करेगा, एक ही रास्ता करंट को जाने का। तो A और B सीरीज में है, तो इन दोनों की जगह में कितना लगा सकता हूँ, 1500 ना, 1000 प्लस 500 1500। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बना मेरा, हमारे पास 2 रजिस्टर हैं इधर ऐसे, एक रजिस्टर है ऐसे और एक ये, और इधर बैटरी और एक इंटरनल रेजिस्टेंस ये। तो ये है 1500, ये भी है 1500, ये 100 और ये 300 और ये 50। अब देखिए ये 1500 और ये 1500 ये पैरेलल में है, तो इन दोनों को कंबाइन करके आप एक सिंगल रेजिस्टेंस जब लिखेंगे तो कितना आएगा, करके देखिए 1/R इज इक्वल्स टू 1/1500 प्लस 1/1500 या फिर 2/1500। मतलब इन दोनों की जगह हम लिख सकते हैं एक सिंगल रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस होगा 750 ओम्स। ये 100, ये 300 और ये 50 और ये बैटरी। अब देखिए अब सारे रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज़ में है, जो करंट यहाँ जाएगा वो यहाँ जाएगा, वो यहीं सब करंट सब रेजिस्टर्स के थ्रू सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो देखो ये सारे सीरीज़ में है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा सर्किट का, R इक्विवेलेंट वो आएगा 750 प्लस यहाँ पर 100 था प्लस ये 300 प्लस 50, कितना आया 1200 ओम्स। ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का। तो करंट कितना फ्लो करेगा, वो होगा V/R इक्विवेलेंट। V कितना है 2400 वोल्ट्स डिवाइड बाय 1200 मतलब 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट इस सर्किट से फ्लो करेगा, मतलब ये करंट आया 2 एम्पियर। अब देखो यहाँ से 2 एम्पियर गया, इधर 2 एम्पियर आया। अब यहाँ पर 2 रास्ते हैं 2 एम्पियर को जाने के। अब देखिए ये 1000 और ये 500 दोनों मिलके 1500 बना रहे ना, इधर देखिए जैसे। तो देखो
ऊपर 1500 रेजिस्टेंस है और नीचे 1500 रेजिस्टेंस है। मतलब अगर हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि हमारे पास दो रजिस्टर है, दोनों R और R है और हमारे यहाँ पर करंट I है, तो करंट इक्वली डिवाइड होगा। ऑब्स्ट्रक्शन बराबर है तो इक्वली डिवाइड होगा, है ना। या फिर आप ऐसे देख लीजिए, ऊपर I1 जाएगा और नीचे I2 जाएगा, तो I1R और I2R बराबर होंगे क्योंकि सेम पोटेंशियल है, और I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I, तो मतलब I/2। तो ऊपर और नीचे करंट इक्वली डिवाइड होगा, मतलब ऊपर करंट जाएगा 1 एम्पियर और नीचे करंट जाएगा 1 एम्पियर। फिर यहाँ से दोनों, ऊपर से 1 एम्पियर आया, इधर से 1 एम्पियर आया, तो यहाँ पर कितना हो गया 2 एम्पियर। तो इधर भी 2 एम्पियर और इस रजिस्टर के थ्रू भी 2 एम्पियर। ठीक है, अब सारा काम हो गया आसान। अब हमें बस पावर बताना है। ठीक है, तो देखिए पावर थ्रू ए पर कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। तो देखो करंट कितना है 1 एम्पियर, तो I² R या फिर 1000 वोल्ट आएगा ना, तो 1 स्क्वायर इंटू 1000 या फिर 1000 वॉट्स। PB कितना आएगा, अगेन करंट कितना है 1, तो 1 स्क्वायर इंटू 500 रेजिस्टेंस, तो ये आएगा 500 वॉट। PC कितना आएगा, करंट है 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 1500, तो कितना आया 1500 वॉट। PD कितना आया, करंट है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 100 ओम्स, तो ये कितना हुआ 400 वॉट। PE कितना आएगा, ये वाला रजिस्टर या फिर बल्ब, तो 300 इसका रेजिस्टेंस है, तो करंट है 2 एम्पियर इंटू 300, ये आया 1200 वॉट। तो पांचों रेजिस्टेंस से या फिर पांचों बल्ब के अंदर जो पावर कंजप्शन वो हमने निकाल लिया। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा C के अंदर कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो बल्ब C, जो ये C बल्ब है, ये सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। उसके बाद E था ना 1200, उसके बाद E ग्लो करेगा, और उसके बाद ये 1000 वाला, फिर ये 500 और फिर ये 400। ठीक है, तो क्या ऑर्डर बनेगा, C में सबसे ज़्यादा, फिर E में, फिर A में, फिर B में, फिर D में। तो C will glow the brightest। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। तो देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ था हमें, तो हमने सिंपली क्या किया, इस पूरे नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर के अंदर हमने 50 ओम और ऐड कर दिया, और जो ये EMF दिया हुआ था 2400 वोल्ट, इसको हमने सिंपली जैसे हम एक बैटरी यूज़ करते हैं हमने वैसे यूज़ किया। ठीक है, आसान चीज़ है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि सेल्स को सीरीज और पैरेलल में लगाने से क्या होता है। ठीक है, सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी सजेशन है, प्लीज़ कमेंट। Thank you.